इसी तरह जवान बने रहें। चार मित्रों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, जिन अच्छे दिनों का वो जिक्र कर रही थी, मैं उसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहां फुर्सत है। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहां फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। बहुत अजीब दौर से गुजर रहा है हमारा देश। संपत सरल हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अजीब दौर से गुजर रहा है देश। पिछले 10-12 साल में देश ने बड़े अजीब अजीब मंजर देखे। एक साहब से बोलते ही नहीं थे, दूसरे साहब चुप ही नहीं होते हैं, और इतनी खुशफहमी साहब की कभी कभी वो जब भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ये कहना चाहते हो कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भी बन सकता था, लेकिन मैं तो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। इस तरह की खुशफहमियों के साथ गुजर रहा है देश। मैं पढ़ता हूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है कि कितना अभिमान कर रहा है वो, कितना अभिमान कर रहा है वो। कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में लेकिन दान पर दान कर रहा है वो, दान पर दान कर रहा है वो। मुझे पीछे से हुक्म मिला, मैं उसे कबूल करता हूं, लेकिन मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। ये साहित्यकार की, अदबी लोगों की एक जिम्मेदारी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद भवन की सीढ़ियों से उतर रहे थे। उनके साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर उतर रहे थे। एकाएक नेहरू का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा, दिनकर आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को मेरा जवाब समझिएगा। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी, जब जब सियासत के कदम लड़खड़ाएंगे, साहित्य और अदब उसे सहारा देगा। ये हमारी अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें समझना पड़ेगा, जो नहीं समझ रहे हैं वो ना समझें, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। मैं अपने अंदाज में कहता हूं, आप मोहब्बतों वाले लोग हैं। ये अजीब दौर है, हम नहीं समझते। हम कुदरत के कहर को भी, हम कुदरत के हादसों को भी चटखारे लेकर के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ने हमें इतना बेगैरत सा बना दिया। मैं पढ़ता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता। कांपती है जमीन गुनाहों से, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है।
जी मैं फिर से पढ़ देता हूँ। पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है जमीन गुनाहों से, ज़लज़ला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो कुदरत की मार है, इसे हम समझे ना समझे, कुछ लोग समझ रहे हैं। जो समझ रहे हैं मैं इशारा करता हूं, नाम गिनाता हूं। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस करता हूं उसे 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं और दुआएं मांगता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, अब यहां से वहां तक दुआएं मांगता हूं। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं। ऐसे इसी मूड में सुनते रहें तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। माइक गया और फिर से वापस आया। बहुत शुक्रिया। ये बातें आज वाली से ज्यादा कौन समझेगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद कुछ नज़्मों की फरमाइशें इंशाल्लाह वो सुनाऊंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, वो स्वयंभू ठेकेदार पैदा हुए। मैं पढ़ता हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। पीछे तो कुछ लोग भी खामोश है, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। बहुत अजीब दौर है साहब। एक तरफ तो करोड़ों में सूट की नीलामी हो रही है। मैं यहाँ पुलिस अधिकारी जो बैठे हैं उनको सल्यूट करता हूँ कि रात के इतने पहर वो शायरी के लिए, कविता की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये दौर वो है साहब कि एक तरफ तो करोड़ों में सूट की नीलामी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में एक साथ नक्सली हमले में मारे गए शहीदों की वर्दियां कूड़े के ढेर में पड़ी रहती हैं 3-3 दिन। और ऐसा भी है साहब, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी आंखों के सामने टीवी चैनल पर ऐसी भी तस्वीरें फ्लैश होती हैं कि
नक्सली हमले में मारे गए पुलिस और पीएससी और आईएसएफ और बीएसएफ के जवान, उनकी लाशों को कुत्ते चाट रहे हैं। देश ऐसे दौर से भी गुजर रहा है। वो सारे दलाल खामोश हैं जो करोड़ों में वर्दियों की गोलियां लगा रहे हैं। मैं उनके नाम ये मिसरे पढ़ना चाहता हूं। अगर जरा सी वतन परस्ती है तो मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं इस वतन की मोहब्बत और इस तिरंगे की शान में ये मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बोली शुरू हुई तो करोड़ तक गई, कई करोड़ तक गई साहब। मैं पढ़ता हूं उन्हीं के नाम जिन्होंने 4 करोड़ समथिंग में वो सूट खरीदा। पढ़ता हूं, सुनेगा कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, जरा सा भी वर्दी के लिए मोहब्बत है देखे हाथ हवा में उठेगा पीछे। कि सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। इस तसद्दुर के आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनते रहे तो अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो, आपकी और दाद मिले, क्योंकि आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से दाद वाद मिलती रहेगी तो अच्छा रहेगा। इधर के भी लोगों की भी शिरकत चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा ये मुशायरा है। मैं अहमद साहब को, अहमद खान साहब को, पाशा भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा। बड़ा अच्छा मुशायरा कराया है इन्होंने, और जिस मोहब्बत से, जिस शिद्दत से शायरों के एहतराम में मुनव्वर साहब की सेहत के लिए दुआ करवाने के लिए उनके जश्न में ये मुशायरा किया है, ये बताता है कि आज भी मुरादाबाद कितनी मोहब्बत करता है शायरों से। इस मुरादाबाद को बहुत मोहब्बत, वरना साहब हमने तो ऐसे ऐसे भी मुशायरे देखे हैं कि आज तो बड़ा खूबसूरत मुशायरा है। एसपी साहब पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बड़ा जबरदस्त मुशायरा। पूरी रात बैठ करके जबरदस्त दाद दी। जब पेमेंट देने की बात आई तो जितना पेमेंट तय था उसका दुगना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है, दुगना दिया था। सारे शायर बहुत खुश, उनको लगा साहब जो दुनिया को लूटते हैं वो हमें दे रहे हैं, हम उनको लूट के ले जा रहे हैं, ये कमाल है। सारे शायर बहुत खुश। जब मुशायरा खत्म हुआ तो डाकू ने बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से चंबल की सरहद के बाहर ले जाकर के सारे शायरों को छोड़ा। शायर बड़े खुश खुश चले जा रहे थे। जब 7-8 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर लौट के आए और जितना दिया था और जितना शायरों के पास पहले था सारा का सारा फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब देना आपने दिया, जब लेना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं का जवाब कमाल का था। डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमारी आदत है, इसे तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपकी आदतों में शुमार है शायरों को मोहब्बत देना, शायरों को प्यार बांटना। बहुत कमाल का मुशायरा। हमारे जमाल साहब, इनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा। वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, और तुम्हें क्यों लग रहा था तुमने सब इंसाफ कर डाला।
वतन ने माफ कर डाला। दिखावे के लिए जो हाथ में झाड़ू उठाया था, उसी झाड़ू ने दिल्ली में तुम्हीं को साफ कर डाला। उसी झाड़ू ने दिल्ली में बहुत मोहब्बतें। मेरा बहुत प्यारा दोस्त, मेरे बड़े भाई और जिन्हें मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, पत्रकारिता की दुनिया में बहुत मासूम सा चेहरा तारिक साहब का उन्होंने हुक्म दिया कि मुझे हाजिर होना है। जी जी जी, मैं फिर से पढ़ते रहा हूँ कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। एक आडंबर है, एक अभियान है। कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, फिर तस्वीरें खींचती हैं और अगले दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छपती है। अभियान अच्छा है, लेकिन जो नाटक चल रहा है वो बहुत बुरा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, और पीछे तक दुआ देना मुझे, मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बहुत छोटी सी नज़्म सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। आप बहुत मूड में हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छा लग रहा है। नहीं इंशाल्लाह मैं अब वो सारा देखिए, ये करना पड़ता है। हम शायरों की आदत होती है ऐसा करना, बीच में बोलेंगे नहीं तो आपको लगेगा कि ज्यादा पढ़ता चला जा रहा है, इसलिए बोल बोल करके अपनी मार्केट वैल्यू चेक करना पड़ता है कि आप सुनने के मूड में हैं कि नहीं। ऐसा करके आपको थोड़ा सा जिंदा रखना पड़ता है, वरना देखिए 3 एसपी बैठे हुए हैं, आईपीएस बैठे हुए हैं साहब, ये बैठे हो तो इतना अनुशासन में आ जाता है आदमी, इतना डिसिप्लिन हो जाता है कि फिर बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। अच्छा, पुलिस के लोग बैठे हों और पुलिस का अनुशासन तो आप जान ही रहे हैं। वो पिछले दिनों एक दरोगा साहब कुएं में गिर गए, एसपी साहब जब कुएं में गिर गए तो नीचे से चिल्ला रहे थे, जोर जोर की आवाज लगा रहे थे, तो उधर से एक सिपाही गुजरा। अमूमन जो पुलिस के सिपाही या फिर नीचे पद पर लोग हैं वो जल्दी बड़ा दिल दिखाते नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे सिपाही को मोहब्बत सूझी, उसे पता नहीं लगा कि कौन है, उसने एक रस्सी इकट्ठी करी और रस्सी लटका दिया, कहा भाई जो भी कुएं में गिरे हो ऊपर आ जाओ। दरोगा साहब ने रस्सी पकड़ी, लटक करके किसी तरह से ऊपर आने लगे। जब एक हाथ कुआं बचा पार होने के लिए तो सिपाही ने देखा कि अरे ये तो मेरे दरोगा जी हैं, उसे अनुशासन याद आया, उसने कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे चले गए। ये जो अनुशासन है वो बड़ा खतरनाक होता है। फिर दरोगा जी चिल्लाने लगे, सिपाही भागा, उधर से एसपी साहब गुजरे। अमूमन पुलिस के आला अधिकारी जो है वो बहुत दिल के अच्छे होते हैं, अमूमन ऐसा होता है। एसपी साहब ने आवाज सुनी कि कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशान हाल है, उन्होंने गाड़ी से रस्सी वस्सी निकलवाई, लगाया और कहा भाई जो भी हो ऊपर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी, ऊपर आए। अब जब एक हाथ बचा तो दरोगा जी ने देखा तो मेरे
डीएसपी साहब, उनको अनुशासन याद है, उन्होंने कहा जय हिंद सर, दरोगा जी फिर नीचे। तो ये जो अनुशासन है वो बड़ा खराब सा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप मूड में आए। ये कविता और शायरी की मोहब्बत है जो आपको हर दायरे से बाहर कर देती है। पढ़ता हूँ एक नज़्म, मजा आएगा आपको। कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। मंजूर भाई दुआ देना अगले मिसरे फेमस आ जाए तो। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार लोग हैं, आप वहीं पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना, मैं जान रहा हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो कह रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। याद करें वो भाषण जब 10वें दिन संसद ये कहकर के नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक कटे हुए सर के बदले 10 नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। यूपीए के पूरे शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने एक साल में मारे गए हैं। नजर दौड़ाइए, चीजों को समझिए, सिर्फ भाषणों में मत उलझिए। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। कि अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। कि 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला हो हिंदुस्तान का। 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में 2 नज़्में पढ़नी है जिनके लिए मुझे हुक्म है। एक फलस्तीन की नज़्म मुझे पढ़नी है जिसके लिए मुझे हुक्म है। एक माँ हमदी तेरे बेटे हैं, 2-3 मिनट की छोटी सी नज़्म है, वो मैं तो जी मैं पहले चाह रहा हूं कि मैं माँ हमदी तेरे बेटे हैं पढ़ दूं, उसके बाद फलस्तीन पढ़ करके खत्म करूंगा। और ये नज़्म मैं इसलिए भी स्पेशली पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्म दिया जाए। मैं डाइस से भी मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे अब्बू मेरी उंगली पकड़ करके प्रतापगढ़ में होने वाले मुशायरों के लिए कह के ये ले जाया करते थे कि चलो आज मुनव्वर साहब आ रहे हैं, तुम्हें सुनवाते हैं मुनव्वर साहब को। हम जमीन में बैठ करके उन्हें सुना करते थे। आज हम खुश नसीब हैं कि उनके कदमों में बैठ करके उनके साथ पढ़ने का अल्लाह ने मौका दे रखा है। और हम दुआ करते हैं, बीमारियां तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इनकी हिम्मत आजमाने के लिए आती हैं। हम दुआ करते हैं कि हम बच्चों के
के हिस्से की थोड़ी थोड़ी उम्र उन्हें मिल जाए और आने वाले वक्त में मैं अपने बच्चे की उंगली पकड़ के ले जाऊं और कहूं कि चलो मैं तुम्हें मुनव्वर साहब को सुनवा के लाता हूं। ये दुआ करते हैं उनके लिए। एक बहुत छोटी सी नज़्म मैं पढ़ना चाहता हूं 2 मिनट के लिए। मेरा दोस्त तनवीर है, उसने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। तो 2 मिनट के लिए वक्त चाहिए। बहुत मार्मिक सी नज़्म पढ़ता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी उम्र के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उठ जाते हैं और 12 साल बाद अदालतें उनके माथे पे ठप्पा लगा के कहती हैं कि जाओ तुम बेगुनाह थे, तुम आतंकवादी नहीं थे, तुम पे कोई इल्जाम नहीं था। मुझे लगता है कभी कभी वो बच्चे अपना दर्द गाएं तो किससे गाएं? उनकी माएं अगर रोएं तो अपना दर्द किस पॉलिटिकल पार्टी से कहें? मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं कहना, मुझे सीधे सीधे उससे बात करनी है जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में शायद कैद होकर के सो रही है। मैं आप सब बड़े बुजुर्गों के कदमों में ये नज्म रख रहा हूँ और दुआ मांगता हूँ। ये मेरी जिंदगी का दर्द है, मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है वतन परस्ती का? हमारे पास तो चॉइस थी, हमारे बुजुर्गों के पास तो चॉइस थी, हम चाहते तो चुन सकते थे पड़ोस का मुल्क, लेकिन हमें इस वतन से मोहब्बत थी इसलिए हम रह गए। हमें बाहर भेजने की बातें करने वाले लोग बाय डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हमने चुना है हिंदुस्तान को। ये मैं अपना दर्द गाता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर वाली साजिश में भी नहीं गए, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, लेकिन तुझको सहमे सहमे हालात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, जलते कश्मीर बंबई और गुजरात नहीं दिखते हैं माँ, माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, माँ जब जुबान खोले तो हम गद्दार लिख दिए जाते हैं, हर एक हादसे के हम जिम्मेदार लिख दिए जाते हैं, जब पड़ी जरूरत तब हमने, जब पड़ी जरूरत तब हमने सर पर कफन लपेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि माँ हम अपने नन्हे पैरों से चलने की कोशिश में हैं। कभी कभी सोचता हूँ ये सिस्टम, ये प्रशासन, ये हुकूमतें आखिर क्या उम्मीदें करती हैं? हमारे हाथ में
میں شہنائی تھمائی گئی تو ہم استاد بسم اللہ خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں سروت تھمایا گیا تو ہم استاد امجد علی خان بن گئے. ہمارے ہاتھ میں طبلہ تھمایا گیا تو ہم استاد ذاکر حسین بن گئے. ہمارے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں ثانیہ مرزا بن گئی. ہمارے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ پکڑایا گیا تو ہم یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، ظہیر خان اور منب پٹیل اور محمد شمی بن گئے. ہمارے ہاتھ میں میوزک دیا گیا تو ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے مہمان ہو گئے. ہمارے ہاتھ میں سائنس دیا گیا تو ہم اس دیش کو پرمانو سمپن بنانے والے کلام بن گئے. چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤڈر کھڑایا ہو تو ہم حاجی مستان بھی بن گئے ہوں. بٹ اٹس اے بلینک. اس طرح ایک اسپیکٹرم ہے اندر دھنوش ہے، اس میں بہت سارے رنگ ہیں. ایک رنگ کالا بھی ہے. اسی طرح سے یہ ہم سب کی نسلوں کا کالا رنگ ہے. میں سسٹم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں ان کالے رنگوں سے مت پہچانیے. ہماری زندگیوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے. یہ معصوم تھے لوگ، اس ملک میں شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں ترقی کے لیے. میں پڑھتا ہوں. ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہے. ہو مسلمان تو کیا، اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے. ہو مسلمان تو کیا، اس کی بھی جان تو جان ہی ہوتی ہے. بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. کہ تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، تو جھانک کے دل میں دیکھ کبھی، ہم کتنا درد سمیٹے ہیں. ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں. صرف 3 منٹ میں اپنا وعدہ پورا کر کے جا رہا ہوں. بس ایک بہت چھوٹی سی نظم، فلسطین جس کے لیے بہت سارا حکم ہے، اس کا ایک بند پڑھ دوں گا. بس آپ کا حکم ہے. دنیا کے ایک حصے میں ایک ملک ہے چچا، جسے دنیا ملک ماننے کو تیار نہیں. وہاں اسپتالوں پہ، اسکولوں پہ بم برستے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وہ اس ملک بول سکتا، مائک پہ کھڑا ہو سکتا تو شاید یوں بولتا. میں پڑھتا ہوں. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے ان کی بھی دعائیں چاہیے. میں پڑھتا ہوں، سننے کا. یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے. میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنے. جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے. صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں. کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں. آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر، آئے تھے. دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے. اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے. میری
اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے دامن میں ایمان پلتا رہا، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، میرے بچے لڑے آخری سانس تک، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، اور سینوں میں قرآن پلتا رہا، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے، خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ آخری بند کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکرائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، اپنا بیت المقدس بچانے کو تو، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، میرے بچے ابابیل بن جائیں گے، جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، جو ستم ڈھا رہے اب رہا کی طرح، ان کی خاطر میں سامان توہین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ اور مراد آباد والوں، جاتے جاتے بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں، اس نظم سے جڑے ہوئے بھی اور اس نظم سے الگ بھی میرے وجود کے مصرے، میرے شاعر دوست یا پھر میرے بڑے بزرگ کہتے ہیں عمران کیسے محسوس کر لیتے ہیں اس درد کو۔ میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہندی کا ودیارتھی ہوں، میرا اس طرح کی پڑھائی کا کوئی سلسلہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو کام لینا ہوتا ہے تو چیٹیوں سے لے لیتا ہے۔ ایک آخری 4 مصرے اس نظم سے جڑے ہوئے کہتے ہیں کہ کیسے محسوس کر لیتے ہو، کیسے گا لیتے ہو اس درد کو، میں بتاتا ہوں کیسے۔ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں،
لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، کوئی بڑی خواہش نہیں، بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا۔ عمران پرتاپ علی کی شاعری پر اس سے اچھا تبصرہ نہیں ہو سکتا جو آپ کی آوازوں نے کیا، آپ کی آنکھوں کی چمک نے کیا۔ میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں عمران کہ بڑی بڑی نظمیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں، غزل کا شاعر چھوٹے چھوٹے 4 مصروں میں اس بات کو کہہ دیتا ہے۔ 30 سال پہلے آج کے صاحب جشن منور رانا نے کہا تھا کہ اوڑے ہوئے بدن پہ غریبی چلے گئے، اوڑے ہوئے بدن پہ غریبی چلے گئے، بہنوں کو روتا چھوڑ کے بھائی چلے گئے، پیدا یہی ہوئے ہیں یہیں پر مریں گے ہم، وہ اور لوگ تھے جو کراچی چلے گئے۔ تو یہ سلسلہ ہے کہنے کا اور سننے کا، چلتا رہتا ہے، اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنا اپنا ڈھنگ ہوتا ہے، اپنا اپنا آہنگ ہوتا ہے۔ آج انسانی سماج جس ماحول سے گزر رہا ہے، برسوں پہلے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ 1-2 زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ اور ہم اپنے اس درد کو کیفوں میں جناب اعجاز پاپولر کے ساتھ اس طرح سے مسکرا کے اڑا دیتے ہیں کہ ہمیں